करेंगे। चलिए, अगर मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है, कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। तो अभी आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, दो चीजें लिखी हुई दिख रही है, पाइथागोरस प्रमेय और सर्वांग समता। तो ये दोनों ही चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, आपको याद होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय को सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या था। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सबसे पहले तो ये बताया गया कि यह सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगेगा, है ना, समकोण त्रिभुज में लगता है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना लिया गया। इसका नाम क्या है? त्रिभुज एबीसी। इस वाले में हम कर्ण किसे कहेंगे? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे, है ना, इसे मैंने बोला कर्ण। अब बाकी जो भुजा जो बच गई, नीचे वाले को मैंने अभी बोल दिया आधार और इस वाले को बोल दिया लंब। ठीक है, ओके संदीप। अब यहाँ ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पे अपने। तो यहाँ पर जो तीनों भुजा दिख रही है, कर्ण, लंब और आधार, इसके बीच एक संबंध है। उस संबंध को ही पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और वो क्या है, आपको इस तरीके से याद रखना है। कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का वर्ग, बेस का वर्ग और परपेंडिकुलर के वर्ग के बराबर होगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ध्यान से अभी स्क्रीन पर देखे। कोई लोग अभी कुछ चैट में नहीं लिखेगा, तो स्क्रीन पर देखे, सारी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। अच्छा, इस वाले त्रिभुज में अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो सही होगा या गलत होगा? अगर मैं लिखूं ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, तो ये सही है या गलत है? वाई या एन? ये जो लिखा मैंने अभी, सही है तो वाई लिखे, गलत है तो एन लिखे। अच्छा, सभी लोग वाई लिख रहे हो, तो ध्यान से देखिए, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक चीज छूटना नहीं चाहिए आपका। यहाँ पर जो वर्ग किया है मैंने, अगर आप वर्ग करना भूल जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस वाले को सही करने के लिए हम क्या करेंगे? सभी जगह वर्ग लगाएंगे, है ना। तो इस त्रिभुज के लिए हम क्या लिखेंगे? ए सी का वर्ग ए बी और बी सी के वर्ग के बराबर होगा। इस तरीके से आपको वर्ग यानी स्क्वायर लगाना जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा। ये चीज बार बार मैं पिछले क्लास में भी समझाया था, आज भी बता रहा हूँ। इसके बिना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप अगर वर्ग नहीं लगाओगे आपका आंसर गलत होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वर्ग लगाना बहुत जरूरी है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सर्वांग समता के बारे में समझ लेते हैं। सर्वांग समता भी एक बार मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में। तो सर्वांग समता क्या होता है, इसे यही बताया, कोई भी दो चीज, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, आपके डेली लाइफ में भी कोई भी दो चीज अगर आपको ऐसे दिखे जो बिल्कुल एक जैसे हो, बिल्कुल समान, तो उसे क्या कहेंगे? सर्वांग सम दोनों को सर्वांग सम कहेंगे। तो दो आकृति, कोई भी दो बॉल अगर ले लो जो बिल्कुल एक जैसे ही हो, तो उसे क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल। तो दो कोई भी चीज अगर बिल्कुल एक जैसी है तो उसे सर्वांग सम कहेंगे। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था और त्रिभुज के बारे में भी बताया गया था। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया था उसी पे आधारित एक क्वेश्चन होगा। और आप सभी को पता है, आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो, तो आपको आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा और चैट में कोई नहीं लिखेगा, चैट को मैं बंद कर दे रहा हूं। और आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में आंसर करोगे। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़े और बताएं इसका आंसर क्या होगा। और काफी आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी करवाया गया था। तो कोई भी ऐसे ही नहीं बनाएगा, पहले उसको सोल्व करेंगे, कॉपी पेन पे सोल्व करेंगे।
कॉपी पेन होना चाहिए आपके पास। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर करेंगे। तो देखिए, अगर कोई त्रिभुज में आधार और कर्ण दिया गया है तो ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई का मतलब लंब का मान आपसे पूछा जा रहा है। लंब को हम लोग ऊंचाई भी कह सकते हैं ना। तो लंब का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अभी काफी बच्चे जुड़े हैं बट आंसर काफी कम आए हैं। तो अब ज्यादा समय नहीं है, बस 10 सेकंड और है। ठीक है। 10 सेकंड में मैं पोल को एंड कर दूंगा। तो जल्दी से आंसर करें। चलिए, आखिरी 5 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड में पोल को एंड करेंगे और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। और अगर कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आया, तो आप चैट खुला है, कमेंट में आप लिख भी सकते हो। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं इसे किस तरीके से सोल्व करूंगा। ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज में आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अगर पोल नहीं आ रहा तो आप चैट में आंसर लिख दो अभी, विकास। अभी आप चैट में लिख दो। ठीक है, पोल नहीं आ रहा तो आप चैट में आंसर लिख दो। ठीक है, तो काफी बच्चों के आंसर सी है। देखते हैं सी सही है या गलत है, या क्या आंसर है इसका। ठीक है, सभी लोग अब स्क्रीन देखेंगे, कोई भी कमेंट में नहीं लिखेगा। ध्यान से देखें। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया इस तरीके से। अब इसमें कर्ण हम किसे कहेंगे, तो इस वाले को हम कर्ण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, ऊंचाई या लंब कहेंगे। ठीक है। तो आपको यह ध्यान देना है कि जो लंब होता है उसे ही हम लोग ऊंचाई कह रहे हैं। ठीक है। तो ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब आपको लंब का मान ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लिख सकते हैं, कर्ण कौन सा है, कर्ण हमारा AC है। ठीक है, तो AC का वर्ग बराबर आधार कौन सा है, BC, तो BC का वर्ग। और लंब कौन सा है, तो लंब है AB, ये वाला पूछा, तो इसे हम कह रहे हैं AB का वर्ग। ये कैसे लिखा, ये समझ में आया या नहीं। ये जो इक्वेशन अभी लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, ये वाला समझ में आया या नहीं, Y या N। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सभी के मान रख देने हैं। तो AC का मान देखो कितना दिया गया है, कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम कह सकते हैं AC का मान कितना है, 5, तो 5 का वर्ग लिख दिया। BC का मान कितना है, तो BC आधार है, और आधार का मान हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आधार का मान मैंने 3 का वर्ग लिख दिया। और AB का मान हमें ज्ञात करना है, AB मतलब ऊंचाई। ठीक है, AB का मतलब ऊंचाई। अब इस क्वेश्चन को अगर मैंने सोल्व किया तो 5 का वर्ग मुझे पता है 25, 3 का वर्ग मुझे पता है 9, और AB का वर्ग इसी तरीके से मैंने लिख दिया। अब अगर 9 को हम इस तरफ लेके आए तो क्या लिखना पड़ेगा, 25 माइनस 9 प्लस 25 - 9 बराबर AB²। ठीक है, यहां से आप 25 में से जब 9 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। और हमें पता चल रहा है कि AB का जो वर्ग है, यहां से इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, AB का जो वर्ग है वो 16 के बराबर है। और 16 किस नंबर का वर्ग है, 4 के वर्ग के बराबर है ना। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि AB का जो वर्ग है वो 4 के वर्ग के बराबर है। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा,
अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो वर्ग वर्ग दोनों तरफ लिखा हुआ है, इसे मैं अगर हटा दूं, वर्गमूल ले लूं, तो क्या लिखेंगे, ए बी का मान 4 के बराबर हो। ठीक है, जो काफी कम बच्चों के आंसर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिनके भी आंसर बी थे गलत हो गए, सी गलत हो गए, और डी किसी का तो आंसर नहीं था। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया या नहीं आया, वाई या एन? अच्छा, जिनके आंसर गलत हो गए थे उनको समझ में आना चाहिए कि उनका आंसर क्यों गलत हो गया। ठीक है, तो आप में से काफी बच्चों ने क्या किया, बस 5 और 3 को जोड़ दिया, है ना। तो हमेशा ऐसा नहीं करना है कि 5 और 3 को जोड़ देंगे 8 आंसर कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, तो काफी बच्चों के आंसर गलत थे, इसलिए मैं इसे बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंसर इस तरीके से प्रॉपर सोल्व करना है, पूरा इस तरीके से सोल्व करोगे तभी आपका आंसर सही होगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, चलिए, अगर किसी का अभी डाउट है इसमें, तो एक बार आप क्लास के एंड में पूछ लेना। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हाँ अभी भी क्या करते हैं, आज का फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। आज हमें क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो ये बताया, सर्वांग समता के बारे में पढ़ाया गया था कि नहीं, कि सर्वांग समता क्या होता है। हाँ, सर्वांग समता के बारे में ये बताया गया कि दो चीज अगर बिल्कुल एक जैसी हो तो सर्वांग सम होगी। डेली लाइफ में भी हम उसे देख सकते हैं, लेकिन गणित में, ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रकार की आकृति में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे सिलेबस में क्या है, त्रिभुज, है ना। तो त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, कि दो त्रिभुज को सर्वांग सम कब कहेंगे। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है यानी कॉन्ग्रुएंट है, तो उसे किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज को आप अगर देखोगे, तो आप क्या कह पाओगे, आप कोई चैट में नहीं लिखेगा एग्जाम्पल वगैरह, आप स्क्रीन पर देखो, सारी चीज समझ में आनी चाहिए, एग्जाम्पल हो गए, है ना। तो यहाँ पर दो त्रिभुज जो आपको दिख रहे हैं, आप बोलोगे ये दोनों बिल्कुल देखने में एक जैसी है। ठीक है, तो इनकी आकृति तो एक जैसी है ना, आकृति एक जैसी है। और इनके आकार अब देखते हैं, कि आकृति, और बताया था कि आकृति और आकार एक जैसे होने चाहिए। आकार देखते हैं, तो इसकी पहले वाले त्रिभुज की एक भुजा देखो कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। कौन सी भुजा, ए बी भुजा। दूसरे वाले त्रिभुज में भी एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, मतलब बराबर है दोनों। दूसरी भुजा देखो यहाँ 2 सेंटीमीटर की है, और इसमें भी एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है। और तीसरी भुजा में दिख रही है 3 सेंटीमीटर की, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज के आकार भी बिल्कुल बराबर है, मतलब साइज भी बराबर है। तो आकृति भी एक जैसी है, आकार भी एक जैसे है, तो क्या कहेंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो यस, ये दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, और त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम तो हम लोग और भी पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ठीक है, अभी बस ये जानो कि हाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्योंकि आकृति और आकार बिल्कुल एक जैसे है। अच्छा, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, क्या इसे बार बार इस तरीके से लिखना पड़ेगा क्या, कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है, इतना लिखना तो काफी ज्यादा हो जाएगा, बार बार लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, देखो इस तरीके से लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी, बीच में ये बराबर का साइन लगाएंगे और उसके ऊपर इस तरीके से एक साइन देंगे, और ये लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये लिखने का क्या मतलब हुआ, ये सर्वांग समता का चिन्ह है, ये अपने कॉपी में बना के लिख लो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, आप यही पढ़ोगे। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया। जिस प्रकार से अगर मैं कहता हूं P और Q बराबर है, तो क्या लिखोगे, P बराबर Q। तो ये बराबर क्या है, साइन है, चिन्ह है, जिससे पता चलता है कि P और Q बराबर है। उसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये दोनों त्रिभुज नंबर 1
और त्रिभुज नंबर 2 आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, बस ये तरीका है लिखने का। ये समझ में आ गया, जिसे आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, वो तो अभी हम लोग देखेंगे। उसके पहले कुछ और बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। कोई बात नहीं नितिन, अब इससे आप क्लास कंटिन्यू करो, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। अभी बस पिछले क्लास का ही रिवीजन हुआ है। ठीक, सर्वांगसम का सिंबल यही है समीर, ये सर्वांगसम का सिंबल है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम। ठीक है, यही सिंबल है। हाँ, अच्छा, अब क्या क्या आपको बात पता होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम कैसे है वो हम बाद में देखेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है, तो आपके पहले दिमाग में सबसे पहला चीज क्या दिमाग में आना चाहिए कि ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं। पहला चीज क्या आना चाहिए, बिल्कुल एक जैसे है हर तरीके से। अब एक चीज, इसमें तीन चीज आपको पता होनी चाहिए, संगत भुजा, संगत शीर्ष और संगत कोण। फिर से दोहराओगे अपने मन में, संगत भुजा, संगत शीर्ष और संगत कोण, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। ठीक है, तो उसे पहले पहचानना सीख जाओ। पहले पहचानने के लिए सीख जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका उपयोग देखेंगे, क्या यूज है उसका। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि त्रिभुज एबीसी, यहां पर आप ध्यान से देखो, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है, सर्वांगसम है एक दूसरे के। Don't know. तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा गया है, पहला अक्षर एक ए है, तो दूसरे वाले त्रिभुज का पहला अक्षर देखोगे पी है, तो हम क्या कहेंगे, ए और पी क्या है, संगत शीर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ए और पी क्या है, संगत शीर्ष है। अब यहाँ पर देखो, दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया है, बी। दूसरे वाले त्रिभुज में दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, दूसरा अक्षर क्यू। तो बी और क्यू क्या है, संगत शीर्ष है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, बी और क्यू संगत शीर्ष है। अब तीसरे नंबर पे देखो क्या लिखा है, लास्ट में लास्ट अक्षर सी है, और दूसरे वाले त्रिभुज में लास्ट में आर लिखा हुआ है, तो सी और आर क्या है, संगत शीर्ष है। ये समझ में आया किस तरीके से मैंने पहचाना। Yes, sir. ठीक, अच्छा माइक नहीं ऑन करेंगे, जब भी मैं पूछता हूँ चैट में लिख दो, तो बस आपको ऑर्डर देख लेना है। ठीक है, हाँ ये काफी आसान था। तो इस तरीके से आप पहचान जाओगे संगत शीर्ष किसे कहते हैं, इसका क्या यूज है वो अभी देखेंगे हम। तो हमें दिख रहा है ये जो शीर्ष है, इस वाले के संगत है, ये पी के संगत। अगर मैं बी की बात करूं तो बी क्यू के संगत है, और अगर मैं सी की बात करूं तो सी किसके संगत है, आर के संगत है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब माइक किसी को नहीं ऑन करना है, जो भी बच्चा अपना माइक ऑन रखा है माइक बंद कर दे पहले। चलिए, अब हम देखते हैं, माइक नहीं ऑन करना है, प्लीज किसी को माइक नहीं ऑन करना। अब यहाँ ध्यान से देखें, अब जिस तरीके से आपने संगत शीर्ष को पहचाना, उसी तरीके से संगत कोण को भी पहचानो, बिल्कुल उसी के जैसा है। ए को क्या बोलोगे, ए और पी क्या है, संगत कोण है। पी और क्यू क्या है, संगत कोण है। और मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूं, सी और आर क्या है, संगत कोण। ठीक है, तो ए और बी अगर मैं कह रहा हूं, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर अगर लिया तो इसका भी दूसरा अक्षर लोगे, इसका अगर मैं तीसरा अक्षर ले रहा हूं तो इसका भी तीसरा अक्षर लूंगा, जो इधर करूंगा वही चीज इधर भी करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण पहचान लो। अच्छा, संगत कोण अगर पहचान लिए तो इसका क्या यूज करेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर मैं बोल रहा हूं त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है, तो मैं आपसे अगर पूछ रहा हूँ बी के संगत कौन सा है, तो बी के संगत आपको दिख रहा है क्यू। बी और क्यू को आप संगत बोलोगे, तो आप बोलोगे कोण बी जो है, कोण क्यू के बराबर भी होगा। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी
कोण Q के बराबर होगा और कोण C कोण R के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये बराबर भी हो। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि क्या इस आकृति में कोण B कोण R के बराबर है या नहीं है, यस या नो, कोण B कोण R के बराबर है या नहीं है, तो ये नहीं बराबर होगा, क्योंकि B तो Q के संगत है ना, तो जो संगत होगा वही बराबर होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं संगत भुजा। ठीक है, संगत भुजा आप कैसे पहचानोगे? अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है, तो अगर मैं पहला दो अक्षर यहां से ले रहा हूं ए बी, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? पी क्यू। अगर मैंने ए बी लिया तो आपको पी क्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है ए बी और पी क्यू क्या है? संगत है। चलिए, अगर मैं बी सी ले रहा हूं, तो इधर क्या लेंगे? इधर हम लोग क्यू आर लेंगे। ठीक है, जो इधर मैंने पहला वाला छोड़ दिया, तो इधर भी आप पहला वाला छोड़ दो। तो अगर बी सी लिया तो क्यू आर लिया गया, है ना। अगर इस वाले चित्र में अगर मैं ए सी ले रहा हूं, तो क्या लेना पड़ेगा? पी आर लेना पड़ेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं सी ए आर पी क्या है? संगत है। ठीक है, तो संगत भुजा इसी तरीके से आप पहचान लोगे। अब आपने अगर संगत भुजा पहचान लिया और मैं कह रहा हूं ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है, तो संगत भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो हम क्या कर लिखेंगे? ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है, और सी ए किसके बराबर है? आर पी के बराबर है। ठीक है, आपने अगर संगत भुजाएं पहचान ली तो आप कह सकते हो कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, जो मैं अभी यहाँ पर दिखा रहा हूं। ठीक है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, और ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो संगत भुजाएं बराबर होती है। ये समझ में आया या नहीं आया? वाई आया? इतना समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, इस तरीके से अगर मैं लिखूं त्रिभुज एबीसी अगर त्रिभुज पी क्यू आर के संग सर्वांसम है, तो अगर मैं लिख रहा हूं ए सी भुजा पी क्यू भुजा के बराबर है, ये सही होगा या गलत होगा? वाई आया? रॉन्ग होगा, है ना। तो ए सी भुजा किसके बराबर होगा? अगर मैं ए सी ले रहा हूं, तो यहां पर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ए सी ले रहा हूं यानी ए और सी, तो आपको लेना होगा पी और आर। हम कहेंगे ए सी किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। ठीक है, ए सी पी आर के बराबर है। चलिए, ये अगर समझ में आ गया तो देखो यहां से आपको क्या क्या चीज अब तक पढ़ाया गया, ध्यान से सुनिएगा, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। सर्वांसम का मतलब समझ गए। सर्वांसम आप लिखोगे कैसे? तो सर्वांसम आप इस तरीके से साइन बनाओगे, है ना। ये साइन क्या है? चिन्ह है सर्वांगसमता का। ठीक है, ये समझ में आ गया। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इस तरीके से लिखकर दिखाएंगे। अब संगत कोण, संगत भुजा और संगत शीर्ष पहचान लोगे। अब संगत भुजा अगर पहचान लोगे तो दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो संगत भुजाएं बराबर होगी, संगत कोण भी बराबर होगी। तो संगत आपको पहले पहचानना है। कैसे पहचानोगे ये तो सिखा दिया, उसके बाद आप बोलोगे कि ये वाला इसके बराबर है। चलिए, तो अब क्या करते हैं? अब ये देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये दोनों जो त्रिभुज दी गई है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। ठीक है, अब चेक कैसे करोगे? तो उसके लिए कुछ नियम है। ठीक है, 4 नियम है आपके पास। तो उन्हीं चारों नियम को एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये दोनों जो दोनों त्रिभुज दी गई है ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नियम पढ़ने वाले हैं। तो पहला नियम क्या है? पहले नियम का जो नाम है वो है एस 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 प्रतिबंध, यानी एस 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 क्रिटेरिया। अब एस का मतलब क्या है? इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया एस एस एस? तो एस का मतलब होता है साइड। ठीक है, मतलब भुजा। ठीक है, हाँ। तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम तो हिंदी में आपके बुक में ऐसे लिखा मिलेगा, भुजा 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 प्रतिबंध, है ना। लेकिन आपको इतना लिखना नहीं है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एस 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 मतलब तीन भुजाएं,
ठीक है। हाँ, SSS लिखेंगे, साइड साइड साइड। तो समझते हैं कि चलो साइड 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 प्रतिबंध क्या है, इसके बारे में चलो सीखते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखें, साइड 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 प्रतिबंध या SSS क्राइटेरिया क्या कहता है। देखो यहाँ क्या लिख रखा है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों ही भुजाओं के बराबर है, तो ये दोनों SSS प्रतिबंध से सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांगसम हो जाएंगे। अच्छा, सर्वांगसम होने के लिए हमेशा आपको दो त्रिभुज चाहिए, तभी तो आप बोलोगे ये त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर है। हमेशा दो आकृति होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो। और नाम क्या है इन त्रिभुज के, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो देखते हैं कि यह त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है, और है तो कैसे है, क्या नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज ABC को। तो ABC में हमें एक भुजा क्या दिखा, भुजा AB की लंबाई कितनी है, भुजा AB की लंबाई हमें दिख रही है A, है ना। तो त्रिभुज PQR में कोई भुजा है क्या जिसकी लंबाई A के बराबर है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है PQ की लंबाई ही A सेंटीमीटर या A है ना। तो हमें दिख रहा है AB भुजा जो है PQ के बराबर है। इतना दिखा या नहीं, तो हमें ये दिख गया AB भुजा जो है PQ भुजा के बराबर है। अब हम ये देखते हैं कि अच्छा दूसरी भुजा कौन सी है, तो दूसरी भुजा हमें दिख रही है AC। ठीक है, AC की लंबाई कितनी है B। तो त्रिभुज PQR में कोई भुजा ऐसी है क्या जिसकी लंबाई B है, तो हमें साफ दिख गया एक भुजा B के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो AC भुजा है वो PR भुजा के बराबर है ना। तो हमें दो भुजा बराबर दिख गई। तो हमने लिखा कि एस एक स्क्वायर भुजा बराबर दिखी तो हमने एक एस लिख दिया, दूसरी भुजा बराबर दिखी तो एक और एस लिख दिया। ठीक है, अब तीसरी भुजा देखते हैं। तो तीसरी भुजा कौन सी है, BC। तीसरी भुजा कौन सी है, BC। अब BC की लंबाई कितनी है, BC की लंबाई है C। ठीक है, तो देखते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोई भुजा है क्या जिसकी लंबाई C है। तो हमें दिख रहा है हाँ एक भुजा ऐसी है जिसकी लंबाई C है और इसका नाम है QR। तो हमें तीसरी भुजा भी बराबर दिख गई, तो मैंने यहां फिर से एक S लिख दिया। तो मतलब यहां से क्या पता चल रहा है कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज के एक एक भुजा के बराबर है। AB किसके बराबर, PQ के बराबर। BC किसके बराबर, QR के बराबर। और AC किसके बराबर, PR के बराबर। ये हमें दिख गया। तो हम कहेंगे साइड 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 या SSS प्रतिबंध से ये दोनों ही त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ABC और PQR सर्वांगसम हो गए। और इसे लिखेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। ये समझ में आया या नहीं आया, वाई आया। इतनी बातें समझ में आई अगर, तो फिर हम लोग एक और उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करें। ठीक, तो अभी क्या करते हैं, इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल यही चीज। हाँ मोहित, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है क्रिस, जिनको भी नहीं समझ में आए तो अभी एक उदाहरण ये आपको दिख रहा है, तो ये उदाहरण से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उदाहरण से आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए फिर से देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को। तो मुझे ये बताए क्या करना है, अभी यहाँ पर चेक करना है कि त्रिभुज ABC जो है और त्रिभुज PQR ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं है, वाई या है, बस इतना चेक करना है। तो सबसे क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये ध्यान से देखेंगे कि चेक कैसे करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले देखेंगे कि भुजा AB, पहले त्रिभुज का, त्रिभुज ABC में एक भुजा कितनी है AB की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है मोहित, आप ध्यान से देखेगा, जो भी बच्चे रिपीट करने बोल रहे थे सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब इस वाले त्रिभुज में कोई भुजा है क्या जो 4 सेंटीमीटर की है, देखो ध्यान से। तो हमें साफ दिख गया कि हाँ एक भुजा है PQ या QP 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो मैंने क्या कहा कि AB और PQ क्या है, बराबर है। AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है, यानी एक साइड हमें मिल गई। इसलिए मैंने देखो एक जगह S लिख दिया। अच्छा, अब दूसरी भुजा देखते हैं।
ये तो हमें मिल गई। अब दूसरी भुजा देखते हैं बीसी। बीसी की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये आपको दिख रही है, बीसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में भी हमें दिख रहा है क्यूआर की लंबाई कितनी है? क्यूआर की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो हमने कह दिया कि बीसी जो है वो क्यूआर के बराबर है। तो दूसरी भुजा भी बराबर है। इसके बाद एक और एस लिख दिया, मतलब दो भुजा बराबर, एस और एस। अब तीसरी भुजा देखते हैं। तीसरी भुजा कौन सी है? एसी, है ना। एसी की लंबाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इस वाले त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुज में कोई भुजा है क्या 2.5 सेंटीमीटर की? तो हमें दिख गई, हाँ बिल्कुल, ये भुजा 2.5 सेंटीमीटर की है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि एसी की जो लंबाई है वो पी आर के बराबर है। ठीक है, तो ये एस और एक लिख दिया। मतलब पहले वाले त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के एक एक भुजा के बराबर है। मतलब ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के, पीसी क्यू आर के और एसी पी आर के। मतलब तीनों एस 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 क्रिटेरिया यानी एस 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 प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या होंगी? सर्वांग सम हो जाएगी। ठीक है, अब समझ में आया या नहीं उदाहरण से? अब ये सारी चीज समझ में आ गई या नहीं? ये काफी अच्छा। अब ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो आपका उसको आंसर कहाँ करना है? अभी चैट में करना है। ठीक है, इसका आंसर चैट में ही, कमेंट में ही लिख कर करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया कि त्रिभुज एबीसी ये काफी महत्वपूर्ण है। हम ध्यान से देखिएगा, पूरे सर्वांग समता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? त्रिभुज का नाम लिखना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम, ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब अगर मैं इस त्रिभुज का नाम पूछूं तो इस त्रिभुज को आप पी क्यू आर बोलोगे। इसे हम त्रिभुज क्यू पी आर बोल सकते हैं या नहीं? हाँ या ना करके बताएं आप। क्यू आर पी बोल सकते हैं या नहीं? यस या नो? इस वाले त्रिभुज को हम आर पी क्यू बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो आपको पता है कि इस त्रिभुज को हम पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्यू आर पी भी लिख सकते हैं, आर पी क्यू भी लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप नाम दे सकते हो। त्रिभुज को नाम देते समय ही मैंने बताया था, किसी भी त्रिभुज नाम आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। चलिए, तो क्या मैं अगर ये लिखूं त्रिभुज एबीसी त्रिभुज के इस त्रिभुज के सर्वांग सम है आर पी क्यू, तो ये सही होगा या गलत होगा? ये सही है या गलत है? वाई या एन? क्योंकि आपको पता है पी क्यू आर और आर पी क्यू तो एक ही त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि यह लिखना गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के तो सर्वांग सम है, लेकिन अगर मैं लिख दूं त्रिभुज एबीसी आर पी क्यू के सर्वांग सम है तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो गया? त्रिभुज पी क्यू और आर पी क्यू तो बिल्कुल एक जैसे त्रिभुज है, बिल्कुल उसी त्रिभुज का नाम है, तो गलत क्यों हो गया? तो यही हमें सीखना है। ठीक है, तो त्रिभुज को नाम कैसे देते हैं यही आप अगर सीख लिए तो सर्वांग समता आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको सीखना है, इसका एक ट्रिक मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये देखते हैं गलत क्यों हो गया। अच्छा, आप ये लोग ये बताओ कि इस वाले त्रिभुज को आप देख के क्या बोलोगे कि ए बी पी क्यू के बराबर है। संगत भुजा के बारे में अभी तो पढ़ाया था मैंने। यहां से आप क्या बोलोगे? ए बी भुजा किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर, हाँ या ना? ए बी भुजा किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर हम चित्र को देखें तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये तो सही है। ए बी भुजा जो है वो पी क्यू के बराबर हमें दिख रहा है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। लेकिन अब इस वाले को आप देखो जो नीचे मैंने लिखा है, इसको अगर देख के क्या बोलोगे आप? इसको आप देख के बोलोगे ए बी जो भुजा है वो आर पी के बराबर है ना। संगत भुजा के बारे में अभी बताया था, बराबर होते हैं, संगत पहचानने सिखाया था। अब आप चित्र को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ए बी की लंबाई तो 4 सेंटीमीटर है। ए बी की लंबाई तो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन आरपी की लंबाई
2.5 सेंटीमीटर है ना। तो इसलिए हमें ये गलत हो जाता है। ठीक है, अब समझ में आया कि ये गलत क्यों हो गया? ये समझ में आया कि नहीं कि गलत क्यों हो गया? हाँ, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर नहीं हो रही है, संगत कोण बराबर नहीं होंगे। तो अब आपको ये सीखना है कि हम नाम देंगे कैसे, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से नाम दें। चलिए, तो अब सीखते हैं नाम देने के लिए। तो इसके लिए हम लोग दो त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण चीज पढ़ा रहा हूं। यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। इसके मैंने लिख दिए 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। और यहां पर लिख दिया 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसे नाम दे दिया ABC और इसे नाम दे दिया PQR। चलिए, अब मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं, Y या L, बस इतना बताएं। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं? यस या नो? ठीक है, तो ये तो हमें दिख गया कि हाँ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा नेहा के नाम से जो बच्चे आप N लिख रहे हो, आप एक बार आंसर अपना चेक कर लो। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि AB भुजा जो है, हमें दिख रहा है AB जो भुजा है वो एक भुजा के बराबर है। ये जो भुजा है 7 सेंटीमीटर की, यहाँ भी एक भुजा 7 सेंटीमीटर लंबी है, और एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी एक भुजा 9 सेंटीमीटर है। मतलब एस 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, हाँ, एस 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 से सर्वांग सम है। अब मैं अगर आपसे ये पूछ रहा हूं कि त्रिभुज ABC, क्या त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है? यस या नो? तो यहां पर से देखें, अगर मैं यहां से इस तरीके से, अब देखो, अगर मैं इस तरीके से चेक करूं कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो मैं यहां से अगर ए बी लूंगा तो मुझे यहां से पी क्यू लेना पड़ेगा। तो क्या ए बी और पी क्यू बराबर है क्या? देखो, ए बी की लंबाई हमें दिख रही है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू की लंबाई कितनी दिख रही है? पी क्यू की लंबाई मुझे दिख रही है 9 सेंटीमीटर। ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ये लिखना गलत, ये लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये लिखना गलत है। एबीसी और त्रिभुज पी क्यू सर्वांगसम नहीं है। अब देखें तो नाम किस तरीके से देंगे, ये आपको सीखना है। अगर इसको नाम देना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक त्रिभुज का तो नाम लिख दूंगा इस तरीके से, त्रिभुज एबीसी। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि दूसरे त्रिभुज का नाम हम किस तरीके से दें। अब एकदम ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। तो अगर मैं एबीसी लू, तो देखो कहां से स्टार्ट हुआ है, ए से शुरू हुआ है। ए से मैंने ए बी गया, फिर बी सी गया, इस तरीके से गया ना, ए बी, फिर बी सी, फिर सी। ठीक है, पहले 5 आया, फिर 9 आया, फिर 7 आया। ये ऑर्डर आपको देखना है, 5 फिर 9 फिर 7। ठीक है, पहले देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले 5 आया, फिर 9 आया, फिर 7 आया, इस तरीके से गया है ना, ए से सी की तरफ। ये डायरेक्शन आपको देखना है, दिशा। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में आपको उसी तरीके से जाना होगा, 5 9 और 7। तो 5 को देखो कहां से शुरू हो रहा है, 5 वाली जो भुजा है वो या तो Q से शुरू होगा या R से शुरू होगा। लेकिन 5 के बाद हमें 9 पे जाना है, तो 5 के बाद 9 से जाने के लिए आपको यहां से शुरू करना होगा, R से। तो आपका क्या कहोगे, 5 मैंने गया, इस तरीके से मैं गया 5, फिर आप जाओगे ऐसे 9, फिर आप ऐसे जाओगे 7। मतलब ये ऑर्डर आपको देखना है, 5 फिर 9 फिर 7। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपको मिला, आर से हम मैंने स्टार्ट किया और आर से पी की तरफ गया। तो आपको दिख रहा है त्रिभुज
आर पी क्यू। ठीक है, आपको ये लिखना होगा। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको पहले चेक कर ले, फिर से अगर नहीं समझ में आए तो आप बता दो। हाँ, वेरी इजी, बहुत आसान है। तो यहां से आप एक बार ध्यान चेक करो। अगर मैं ये चेक करता हूं, पहले इस सारी चीज को मिटा दो, आपको सारी चीजें सही से दिख पाएगी। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी के संगत कौन सी भुजा है, जल्दी से बताएं। ए बी के संगत कौन सी भुजा है? तो ए बी के संगत आरपी है। ठीक है, तो अब देखते हैं ए बी और आरपी बराबर है कि नहीं। तो हमें ए बी की लंबाई दिख रही है 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, और आरपी कितनी दिख रही है? अच्छा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से चेक करते हैं, इसे कुछ गड़बड़ लिखा गया है ना। हाँ, ये गलत था। ठीक है, क्या गलती होगी, फिर से चेक करते हैं। चलिए, यहां पर क्या लिखा गया? 5, फिर 9, फिर 7, आर क्यू पी। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने ना, आर क्यू पी आपको लिखना चाहिए था। हाँ, तो फिर से देखेंगे। अगर मैंने एक त्रिभुज का नाम लिख दिया ए बी सी, तो ऑर्डर तो बिल्कुल सही लिखा गया था। हाँ, तो ध्यान से देखिए, ऑर्डर तो बिल्कुल सही लिखा गया था, लेकिन इसे देखने में गलती हो गई है ना। आर क्यू पी, आर पी क्यू नहीं है ना, आर फिर क्यू फिर पी, वही मैं देखू। तो आपको क्या लिखना होगा? आर क्यू पी लिखना होगा, पहले आर फिर क्यू, यहाँ पर क्यू है ना, तो इसे मैंने पी देख लिया। ठीक है, तो आर क्यू पी। अब इसे अगर मैं चेक करूं, अगर मैं यहां पर ए बी लू, तो ए बी के संगत कौन सा होगा? आर क्यू होगा। हाँ, ए बी और आर क्यू बराबर है या नहीं? तो ए बी मुझे दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, आर क्यू भी दिख रहा है 5 सेंटीमीटर। चलिए, अब मैं देख रहा हूं बीसी के संगत कौन सी है। तो बीसी अगर यहां पर लिखा गया है, तो बीसी के संगत क्यूपी है। तो बीसी के संगत क्यूपी बराबर है या नहीं, चित्र देखो। तो बीसी अगर 9 सेंटीमीटर आपको दिख रही है, तो क्यूपी भी आपको दिख जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं एसी ले रहा हूं, तो एसी के संगत कौन सा होगा? आरपी। और एसी और आरपी बराबर है या नहीं, देखो, एसी और आरपी बिल्कुल बराबर है, 7-7 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक बार और ध्यान से देखिएगा। अगर आपने सर्वांग समता के नियम सही तरीके से लिख लिए, तो देखो गलती क्या हो जाता है कई बार। आप अगर इस तरीके से लिख दोगे, कोई बच्चा अगर इस तरीके से लिख दे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है, तो यहां से वो क्या बोलेगा? यहां से देख के वो बोलेगा कि बीसी भुजा जो है वो क्यू आर भुजा के बराबर है। उसके तो यही दिखेगा ना, बीसी भुजा क्यू आर के बराबर है, क्योंकि संगत भुजाएं हैं। तो यहां से आप देखेंगे जब चित्र को, तो बीसी हमें दिख रहा है 9 सेंटीमीटर, जबकि क्यू आर हमें दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए आपको नाम बहुत ध्यान से देना है। ये समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया तो एक बार वाई लिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चित्र नहीं भी देखो तो काफी आसानी से, अगर मैं दो त्रिभुज बनाऊं, त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के, तो यहां से आप क्या बोलोगे, इस तरीके से बस लिख दोगे, और यहां से आप बोलोगे एक्स वाई जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, एक्स वाई किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। अगर मैं पूछूं एक्स जेड किसके बराबर है, तो जल्दी से बताएं क्या होगा, एक्स जेड किसके बराबर होगा? चैट में लिखकर बताएं एक क्वेश्चन, एक्स जेड का किसके बराबर होगा? अगर मैं एक्स जेड ले रहा हूं, तो ए बी लेना होगा, है ना। अगर मैं एक्स जेड ले रहा हूं, तो ए बी लेना होगा। चलिए, तो अब क्या होगा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड मिलेगा, क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो आप लोग पोल पे जाए, आंसर करें कि ये दोनों त्रिभुज जो आपको दिख रही है,
या सर्वांगसम है या नहीं है। इसमें Yes. आपको, हाँ माइक नहीं ऑन करेंगे, तो इसमें आपको कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है चित्र को, आपको ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। राहुल, राहुल अब अपना माइक बंद कर दो। राहुल, चलिए 5 सेकंड और है, अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए, तो पोल में आंसर जरूर करें। अगर पोल नहीं आता तब आप चैट में आंसर कर देना, जब मैं चैट ओपन करूंगा तब चैट में आंसर कर देना। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, 5 तक गिनती गिन रहा हूं, 5 के बाद पोल को एंड कर दूंगा। 5 4 3 2 1। ठीक है, अब अगर आपको कोई डाउट हो चैट में लिखना, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहां बस हाँ या ना में आंसर देना था कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है या नहीं है। तो यह काफी आसान है, हमें दिख रहा है कि ये त्रिभुज, पहला वाला त्रिभुज और ये दूसरे वाले त्रिभुज में एक भुजा को जब मैंने देखा तो मुझे दिखा 3.5 सेंटीमीटर लंबी है, इस वाले में भी एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब पी क्यू जो भुजा है ए बी के बराबर है। एक भुजा बराबर मिल गई तो मैंने एक जगह यहाँ एस लिख दिया। अब दूसरी भुजा को देखते हैं पी आर, पी आर की लंबाई कितनी है 5, तो इसमें भी दिख रहा है ए सी की लंबाई कितनी है 5, तो दूसरी भुजा के बराबर, तो एक बार और एस लिख दिया। अब क्या करते हैं, तीसरी भुजा को देखते हैं, तीसरी भुजा की लंबाई 7.1, तो इसमें भी एक भुजा 7.1, तो यह भी भुजा क्या है, बिल्कुल बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, एक और एस लिख दिया। तो इस पहले वाले त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, एक एक भुजा के, तो क्या कहेंगे, एस 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। तो अभी क्या होगा, आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिखेगा, और इस क्वेश्चन में आंसर सावधानी से करना है, अगर आपने हड़बड़ी की तो हो सकता है कि आप गलती कर दो। तो आपको ध्यान से देखना है कि त्रिभुज का नाम किस तरीके से लिखकर दिया गया है। तो ध्यान से देखें, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांगसम है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, एबीसी किसके सर्वांगसम है, आप संगत भुजा देखो, उसके बाद आप बताओ कि बीसी की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा तभी आंसर कीजिएगा। संगत भुजा आप देखें, संगत भुजा बराबर होती है, संगत भुजा बराबर करके इस क्वेश्चन को आंसर करिए कि बीसी की लंबाई कितनी होगी। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन आपको सावधानी से आंसर करना होगा। अच्छा अमन, आप बार बार हैंड रेस कर रहे हो, आपका कोई डाउट है क्या। देखो आपका जो हाथ का निशान बना हुआ है डाउट पूछने के लिए, उसको आप बेवजह क्लिक मत कर, है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब आप चैट में भी आंसर लिख सकते हो। हाँ तो देखते हैं कि इस वाले त्रिभुज में क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहां दिया है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांगसम है। पी क्यू आर नहीं लिखा, पी आर क्यू लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या लिखा, अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, त्रिभुज एबीसी जो है किसके सर्वांगसम है, इसको मैंने ध्यान से पढ़ा, और क्या बोला कि त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांगसम है। अब अगर ऐसा है, सर्वांगसम का साइन ऐसे देता हूं, है ना, सर्वांगसम है, ठीक है।
अगर ऐसा सर्वांगसम है तो मुझे पता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भुजा बराबर होती है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? बीसी की लंबाई। तो अगर मैं यहां से बीसी को लूं, यहां से अगर मैं बीसी को लूं, तो बीसी के संगत भुजा कौन सी है ये बताएंगे। बीसी की संगत भुजा कौन सी है? बस संगत भुजा लिखकर बताएं चैट में। बीसी की संगत भुजा हमें दिख रही है आर क्यू, है ना। बीसी के संगत भुजा आर क्यू है, तो आपको नाम से देखना है। ठीक है, बीसी के संगत भुजा आर क्यू की। तो बीसी आर क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? संगत भुजा तो बराबर होती है, तो बीसी भुजा आर क्यू के बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे? आर क्यू की लंबाई कितनी है? आर क्यू की लंबाई हमें दिख रही है 8 सेंटीमीटर, है ना। तो बीसी की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर होगी। हम कहेंगे आर क्यू की जो लंबाई होगी बीसी के बराबर होगा। और आर क्यू अगर 8 सेंटीमीटर लंबी है तो बीसी भी 8 सेंटीमीटर की होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी आंसर गलत थे। हाँ, ये समझ में आया ही नहीं आया? वाई आया। काफी आसान सा क्वेश्चन था, बट यहाँ पर काफी बच्चों के आंसर क्यों गलत हुए? क्योंकि आप लोग चित्र देख रहे थे। तो सर आपको मैंने सही किया। हाँ, जो सही किए थे वेरी गुड। ठीक है, तो आपको ये नाम देखना है। जब भी आपको त्रिभुज दिया गया तो आप इस तरीके से नाम लिखोगे और संगत भुजा देखोगे, है ना। चलिए। सर मेरा सही भी था सर। हाँ वेरी गुड, जिसका सही था वो मेरा बिल्कुल सही सही। है सर। अच्छा, कोई माइक नहीं ऑन करके बोलेगा आंसर आपके सही है या गलत है। काफी बच्चों के आंसर सही थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के गलत थे, लेकिन जिनके गलत थे वो एक बार ध्यान से देखेंगे, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना है कि अभी कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, है ना। आज क्लास में क्या होगा, क्लास के अंत में आपको एक लिंक दी जाएगी। ठीक है, तो उस लिंक का क्या यूज है वो क्लास के एंड में मैं बताऊंगा आपको। तो अभी आपको फिर से क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का फिर से आंसर आपको कहाँ करना है? होल सेक्शन में जाकर करना है। तो यहाँ पर चार त्रिभुज बना के दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर देखना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा दो त्रिभुज ऐसा है जो सर्वांगसम है? कौन से दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं जो सर्वांगसम है? एक या दो, दो या चार, एक या तीन या चार? आराम से देखेंगे, ध्यान से। फिर 10 सेकंड और है आपके पास, अब 10 सेकंड और है। और क्लास छोड़कर अभी कोई नहीं जाएगा। आपको क्लास के एंड में एक लिंक दिया जाएगा, और लिंक के बारे में मैं लास्ट में ही बताऊंगा। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा, गिनती गिन दे रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। अब पोल को एंड करते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर ये पूछा जा रहा है एसएसएस प्रतिबंध से, मतलब भुजा 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 वाला जो नियम था उसको अगर देखें तो कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है, मुझे इसमें दिख रहा है दो त्रिभुज की बात की गई है। सभी ऑप्शन को इसमें क्या करना होगा, बारी बारी से चेक करना होगा कि कौन सा दो त्रिभुज ऐसा है जो सर्वांगसम है। तो पहले त्रिभुज में क्या बात की गई? त्रिभुज नंबर 1 और 2 की। तो 1 और 2 को देखते हैं। सबसे पहले मुझे त्रिभुज 1 ये वाला दिख रहा है। इसमें एक भुजा कितनी लंबी है? एक भुजा मुझे दिखी 1.5 सेंटीमीटर लंबी, ये भी भुजा। इसमें भी एक भुजा PQ जो है 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। मतलब मुझे मिल गई कि ए बी जो भुजा है PQ के बराबर है। जैसे ही ऐसा मिला मैं एक एस लिख दूंगा यहाँ पर कि एक भुजा बराबर मिल गई। ठीक है, ऐसा मैं क्यों लिखता हूँ कि जब आगे के नियम जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी भुजा देखते हैं। दूसरी भुजा BC,
ये किसी के बराबर है क्या? तो हमें दिख रहा है क्यू आर के बराबर है। तो बीसी जो भुजा है क्यू आर के बराबर है। मैं जैसे ही मुझे दूसरी भुजा मिल गई तो मैं क्या करूंगा, एक और एस लिख दिया कि दो भुजा मुझे बराबर दिख गई। अब तीसरी भुजा देखते हैं। तो तीसरी भुजा मुझे दिख रही है एसी। एसी जो भुजा है कितना है, 2.2 सेंटीमीटर। और पीआर भुजा भी जो है 2.2 सेंटीमीटर है। मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है ना, आपस में बराबर है। हम क्या कहेंगे, तीसरी भुजा भी मुझे बराबर दिख गई तो एक एस और लिख दिया। मतलब साइड साइड साइड, मतलब एस 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज नंबर एक और त्रिभुज नंबर दो, ये दोनों क्या है, त्रिभुज ए बी सी, इसके नाम, और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। अच्छा एक बात बताओगे, अगर आपको ये पता चल गया, अगर मान लो ये क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में सोल्व कर रहे हो, आपको पता चल गया कि हमारा आंसर ये वाला सही है, तो बाकी ऑप्शन को चेक करोगे क्या? आपको होगी इस क्वेश्चन का एक ही आंसर सही हो सकता है, तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो यही हमारा सही आंसर है। लेकिन आप अगर देखने के लिए, सीखने के लिए आप चेक भी कर सकते हो। तो एक ऑप्शन को मैं और चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। तो एक ऑप्शन अगर और देखते हैं, मान लो मैंने ले लिया ऑप्शन नंबर सी को। तो इसमें क्या उन त्रिभुज की बात कही गई, एक और तीन की। तो त्रिभुज एक को, ये वाला, और इसको अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो मुझे एक भी भुजा बराबर नहीं दिख रही है। तो इसमें 1.5 सेंटीमीटर देखा, इसमें एक भी भुजा 1.5 सेंटीमीटर लंबी नहीं दिख रही है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। चलिए अब ये बताएंगे कि आज के क्लास में सारी चीज समझ में आई या नहीं आई, वाई या एन। अगर सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखेंगे, अदरवाइज अपना डाउट टाइप करूँ, क्या डाउट है। ठीक है, अगर समझ में आ गया सारी चीज तो सबसे पहले तो होमवर्क नोट करेंगे। तो अभी कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। सर स्क्रीन ना दिखती सर। हाँ, स्क्रीन अभी नहीं दिखेगी, अब फिर से दिखने लगेगी। तो पहले होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क आपको एक्सरसाइज नोट करेंगे। जिसके पास ये बुक है 13.1, और जिसके पास बुक नहीं है, आपके व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है, एक सेकंड आप लोग रुक जाओ, फिर मैं सर कौन सी बुक?